15 सितंबर की सुबह मैं अब्बू के पास पहुंच गई। उन्हें मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास लेकर गई कि उनके जिस्म में मौजूद ट्यूमर मास की फाइनल तशखीस और इलाज का तयन कर सकूं। कार छोटा भाई चला रहा था। हमारा रुख न्यू अस्पताल की तरफ था। अब्बू फ्रंट सीट पर नीम दराज थे। अब्बू ने मुझसे इंग्लिश में पूछा, व्हाट इज़ ए मास? मास क्या है? मैंने जवाब दिया, समथिंग इन बॉडी विच इज़ नॉट मीन टू बी देयर। जिस्म में मौजूद एक चीज़ जिसे उधर मौजूद नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, देन इट माइट बी कैंसर्स। फिर तो ये कैंसर हो सकता है। मैंने जवाब दिया, दैट्स द फियर। जी हाँ, यही खतरा है। अब्बू ने गहरी सांस ली और सर सीट की बैक पर टेक दिया। उनका दायां हाथ ड्राइविंग सीट की बैक पर धरा था। वो हमेशा इसी पोज में बैठते थे और बाएं हाथ से उन्होंने अपनी कनपट्टी दबाई। मैं अपनी सिसकियां दबा रही थी। भाई चुप था, संजीदा और कार चला रहा था। मैंने अब्बू का सर दबाना शुरू कर दिया। फिर उन्हें बैग से एक टॉफ़ी निकाल कर दी कि शायद शुगर लो होने की वजह से सर दर्द हो रहा हो। इस टॉफ़ी का रैपर आज भी मेरे पास मौजूद है। आज सोचती हूँ तो जुदाई का खौफ और मौत एक साथ मेरे अंदर उगना शुरू हो चुके थे। अब्बू को म्यू अस्पताल ले गई। सर्जन डॉक्टर अमीर अफजल साहब ने रिपोर्ट्स देखी और मुझे उसी रोज़ के डॉन अखबार में छपने वाला इश्तिहार दिखाया जिसमें लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन की कराची में आमद और 3 रोज़ा क़याम के दौरान मरीज़ों को देखने का ऐलान था। वहीं खड़े खड़े मैंने फ़ोन पर टाइम ले लिया। सुबह अब्बू का स्पेशल अल्ट्रासाउंड जो ट्यूमर ग्रेडिंग करता है करवा चुकी थी। इस रिपोर्ट को लेकर सह पहर मैं अब्बू को डॉक्टर आफ्ताब मोहसिन साहब के क्लिनिक पर ले गई। अब्बू और भाई को रिसेप्शन पर छोड़कर अंदर डॉक्टर साहब के पास गई। उन्होंने रिपोर्ट मेरे हाथ से ली, देखी, फिर मुझे कहा, आप पहले आराम से बैठ जाएं। शायद उन्हें लगा कि इतना बड़ा बोझ ये सहार नहीं सकेगी, बस गिर जाएगी। फिर मेरे बदतरीन खदशात की तस्दीक की कि ये कैंसर है और इतना फैल चुका है कि बमुश्किल अब्बू के पास 3 माह है। उन्होंने मुझे एक दवा बताई जो उस वक्त पाकिस्तान में मैसर नहीं थी। उसकी कीमत 26 लाख रुपए थी और 3 माह का कोर्स था, जिसके बाद अब्बू की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 4 माह तक थी। मैंने इल्तिजाइया अंदाज में पूछा, और कोई चांस, कुछ मज़ीद मुमकिन है? उन्होंने नफ़ी में सर हिलाया। ये चंद दिनों पर मुश्तमिल एक तवील तरीन दास्तान है। बस ये कि बड़े भैया और डॉक्टर साहब अब्बू को कराची ले गए। सिंगापुरियन डॉक्टर ने ट्रांसप्लांट की ऑप्शन भी दी और एक तरह की रेडियोथेरापी भी, जिससे काफ़ी उम्मीद बंधी। इस दौरान कैंसर अब्बू के जिगर को खाता चला जा रहा था। अब्बू बहादुरी से मुकाबला कर रहे थे। इलाज की रकम लाखों से बढ़कर करोड़ों में जा चुकी थी। ज़मीनें, जायदादें बेचना और वसूलियाँ, ये सब वक्त तलब प्रोसेस हैं और वक्त ही हमारे पास नहीं था। मेरे बहादुर तरीन वालिद हमारे लिए ढाल पहले भी थे। इस वक्त आजमाइश में भी हमारा हौसला थे। अपनी औलाद से कुछ भी कबूल करने से इनकार करते रहे, बल्कि मोहब्बत से जोर देकर कहा, अपना कुछ भी मत बेचना, संभाल के रखो। न बेटे से लिया, न बेटी से, न बहू से, न दामाद से, न भाई से। किसी के ज़ेर बारे एहसान न हुए। दुनिया ने समझ लिया कि इन्हें ज़रूरत है और वक्त की अहमियत है। मैंने ज़मीन का सौदा करने वाले एक साहब को अब्बू को कहते सुना, पूरी कीमत लेनी है तो साल बाद मिलेगी, निसफ पर सौदा कर लें, यकमुश्त देता हूँ। इस दुनिया में अपने फ़ायदे का सौदा करने वाले ये भूल जाते हैं कि रब नहीं बोलता। कीमती दिन थे। अब्बू के सामने हम मजबूत रहते, बाहर आके रोते और रोने वाले को कोई चुप न करवाता कि यही हमारा इलाज भी था। हम सभी घर बार वाले थे, लेकिन बच्चों की तरह बिलक रहे थे और डरे हुए थे। अब्बू रोज़ाना के हिसाब से 3 से 5 किलो वज़न खो रहे थे, अंदरों अंदर घुल रहे थे। इसी तेज़ी से मेरे अंदर जुदाई का खौफ उग रहा था। इस दौरान मेरा दिल अब्बू के पास रहता और एक डॉक्टर ड्यूटी पर हाजिर हो जाता। हर मरीज़ को देखते हुए अंदर डरी सहमी बेटी ये सोचती कि ये वक्त यहाँ रहने का नहीं। लाहौर पहुँचने में 3 से 4 घंटे लगते थे। सड़कें ज़ेर तामीर थीं। रोज़ाना 2-4 हादसों की खबरें आती। मैं सुबह जाती, अब्बू को ड्रिप लगा के लौट आती, फिर शाम को भागती और अब्बू के सरहाने जा बैठती। घर बार जाब सब भूल चुकी थी। अब्बू को एंड्रॉयड मोबाइल का शौक़ था। मुझे छेड़ते कि तेरे मूवी कैमरे वाले मोबाइल जैसा मोबाइल मुझे भी चाहिए। मैंने अब्बू के लिए आखिरी तोहफा मोबाइल का लिया। जब उसकी कीमत अदा की तो हाथ में पकड़े करेंसी नोट रद्दी कागज़ लगते थे जो मेरे महबूब रिश्ते को मुझसे जुदा होने से नहीं रोक सकते थे। फिर 2-4 रोज़ मैं ना जा सकी कि डॉक्टर साहब ने अब्बू के साथ सिंगापुर जाना था। उनकी तैयारी में मसरूफ़ थी। बिल आकर 8 नवंबर का दिन आया। अब्बू का सुबह सुबह फ़ोन आ गया। कहते हैं एक शेर सुनो, और फ़ारसी में एक बंद सुनाया। मैं दरमियान में बोली कि मुझे फ़ारसी नहीं आती। कहते हैं सुन लो, फिर तर्जमा भी सुनाता हूँ।
मेरी जान लबों पर आ गई है, तू आ कि मैं जिंदा हो जाऊं। मेरे मरने के बाद तू आया तो तेरा आना किस काम का। मैं बर्दाश्त न कर सकी और मरीज के आने का बहाना करके अब्बू का फ़ोन बंद करवा दिया। उस शाम तमाम तैयारी के साथ लाहौर पहुंचे। अब्बू का जिस्म और चेहरा सूज गया था। फ़ौरन से मुझे सेहतमंद लगे तो मैं चहकी कि आज तो आप अच्छे लग रहे हैं, तो उदासी और कुछ रन से बोले, तुम अब आई हो। जब कुछ बाकी नहीं, डॉक्टर साहब ने देखा तो समझ गए कि सिस्टम फेलियर में है। अब्बू समझे दिल फेल है। उन्हें कुछ इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी। घर से चलने लगे तो अम्मी को कहते हैं, ले भली लोग, अब अल्लाह के सुपुर्द। अम्मी रो पड़ी और कहा, मैं नहीं बोलती। मैंने दोनों के हाथ एक दूसरे से मिलाए और कहा, आई अनाउंस यू मैन एंड वाइफ। अब्बू कहते हैं, लो भाई, इसे आज पता चला। घर के गैराज में छोटे भाई ने अब्बू को गले लगा के अल्लाह हाफिज कहा। वो अम्मी के पास रुक रहा था। मेरे ससुर कार चला रहे थे। अब्बू अपने मखसूस अंदाज में फ्रंट सीट पर थे। मैं ड्राइवर सीट के पीछे बैठी अब्बू के ब्रेनोला में टीका लगाती गई। खुरम अकबी सीट पर मेरे साथ थे। बड़े भैया छोटी बहन और बहनोई के साथ उनकी कार में थे। एयरपोर्ट पर कार रोकी। मैं ड्राइवर सीट पर चली गई। कहना तो ये चाहती थी कि अब्बू कलमा पढ़ते रहे, लेकिन कैसे कहती। सो ये बहाना किया कि अब्बू, पीर साहब ने दुआएं बताई हैं, ये पढ़ लें। कोई पीर साहब नहीं थे, बस एक बेटी थी जो वालिद को कलमा शहादत पढ़ाना चाहती थी। फिर जो जो दुआ याद आती गई उन्हें पढ़ाती गई। उनका हाथ मेरे हाथ में था और बर्फ़ हो रहा था। मैंने अब्बू से पूछा, सर्दी लग रही है? उन्होंने कहा हाँ। तो अपनी शाल अब्बू के कंधों पर लपेट दी। वो शाल अब्बू की खुशबू समेत मेरे पास है। खुशबू बाकी रह जाती है, खुशबू जैसे लोग उड़ जाते हैं। एयरपोर्ट पर शीशे की दीवारों के अकब से जहाँ तक अब्बू की व्हील चेयर नज़र आती रही, उन्हें हम बहनें देखती रहीं। जब वो नज़र आना बंद हो गए तो हम दोनों फूट फूट कर रो दी। हम जानती थीं कि हम अब्बू से आखिरी बार मिल रही हैं। जहाज़ के सफ़र की एक अलग दास्तान है कि अब्बू इस बीमारी में भी कितने खुश मजाज रहे, या कितनी बार लड़खड़ा के गिरे और संभालने वाले संभालते रहे। 9 तारीख को अब्बू सिंगापुर अस्पताल पहुँचे। गुर्दे फेल हो चुके थे। ICU में दाखिल हुए। गुर्दे वाश किए गए तो तबीयत संभल गई। 11 तारीख को अब्बू से मेरी आखिरी बात हुई। ICU में अब्बू के पास फ़ोन नहीं था। डॉक्टर साहब ने अपने फ़ोन से बात करवाई। अब्बू ने मुझे कहा कि मैं बेहतर हूँ। लड़के आज मार्केट घूमने गए थे। मैं डिस्चार्ज होने के बाद मार्केट देखूंगा, तुम्हारे लिए क्या लाऊं। मैंने अब्बू से ज्वेलरी की फरमाइश की जो उन्होंने कबूल कर ली। फिर फ़ोन बंद हो गया, कभी दोबारा ना आने के लिए। उसी रात अब्बू की हालत बिगड़ गई और वो वेंटिलेटर पर चले गए। 12 तारीख हो चुकी थी। जब मुझे इतला मिली तो मैं असर की नमाज़ पढ़ रही थी। इसके बाद मुझे अपने ऑपरेशन के लिए अस्पताल दाखिल होना था। अब्बू की बीमारी के दिनों में मुझे पेट के दाएं तरफ शदीद दर्द रहने लगा था, जिसे दर्द कुछ अद्वियात से कंट्रोल कर रही थी कि वो वक्त मेरे बीमार पड़ने का नहीं था। लेकिन 11 नवंबर को दर्द इंतहा पर पहुंच गया तो चेकअप पर पता चला कि अपेंडिक्स फट चुकी है। अगले रोज़ ऑपरेशन किया जाना था। 12 तारीख बवक्त असर मुझे दौरान नमाज अपने ससुर की आवाज़ आई कि भाई साहब वेंटिलेटर पर हैं। वहीं मेरी हिचकियाँ बन गईं। वो नमाज बहुत मुश्किल थी। नमाज के बाद मेरी बहन से बात हुई। हम दोनों सूरह यासीन और सूरह रहमान पढ़ रही थीं और अब्बू को सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले के सुपुर्द कर देने पर राज़ी थीं। मुझे ऑपरेशन के लिए ले जाया गया। 6 बजे मुझे शिफ्ट करने लगे तो मैंने पूछा, मुझे मेरे किसी अजीज़ से तो मिला दें। छोटे भैया ससुराली अजीज़ों के साथ बाहर थे। गुमान था कि वो अंदर आएंगे, लेकिन देवर अंदर आए। मैंने उन्हें टाइम नोट करवाया कि 6 बजे हैं जब मुझे लेके जा रहे हैं। उन्होंने सर हिलाया, मुझे खुदा हाफिज़ कहा और मैं थिएटर में ले जाई गई। होश आया तो ICU में थी। अब्बू का पूछा तो पता चला तबीयत संभल गई है। मैं खुश हो गई और ख्वाब आवर दवा के ज़ेर असर सो गई। अगले रोज़ मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई। मैंने पूछा, अब्बू कैसे हैं? तो कहने लगे पेन फ्री हैं और बहुत बेहतर हैं। मैंने कहा मेरी बात करवाएं, तो कहने लगे वहाँ फ़ोन नहीं ले जाने देते। अच्छा फ़ोन बंद करो, फिर बात करेंगे। मेरे छोटे भाई मेरी इयादत के लिए आए तो उनसे पूछा कि अब्बू कैसे हैं? तो कहने लगे वेंटिलेटर पर हैं, लेकिन उन्हें वापस ला रहे हैं, यहीं रखेंगे। बड़े मामू ने किसी हस्पताल में इंतज़ाम कर लिया है। बहन भी मेरी तरह मुकम्मल बेखबर थी। 14 नवंबर की सुबह डॉक्टर साहब का फ़ोन आया तो मैंने पूछा, खुरम अब्बू नहीं है ना? तो उन्होंने कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो मैंने कहा, मेरे दिल को अब्बू की धड़कन नहीं मिल रही इसलिए। तो मुझे ये कह के फ़ोन बंद कर दिया कि अंकल ठीक हैं, आप खुद ही देख लोगी, कुछ देर की बात तो है। फिर बहन का फ़ोन आया कि अम्मी के घर के बाहर टेंट लग गए हैं, सड़क धुलाई जा रही है। मैंने कहा दुल्हा के इस्तकबाल की तैयारी है। उसने कहा जी दुल्हा आ रहा है। मैंने फ़ोन बंद करके अकेले ही चुपचाप आंसू बहाए। मेरे देवर वहीं मौजूद थे, उन्होंने मुझे रोने दिया। फिर मेरे तमाम ससुराल वाले आ गए।
انہیں پتہ چلا کہ رابعہ کو علم ہو گیا ہے تو انہوں نے مجھ سے تعزیت کی۔ تب مجھے علم ہوا کہ عین جس لمحے مجھے تھیٹر میں لے جایا گیا اسی لمحے ابو رخصت ہوئے۔ چھوٹے بھیا آپ دیدہ تھے، اس لیے مجھے ملنے اندر نہیں آ سکے تھے۔ پاکستان کے 6 بجے تھے جبکہ سنگاپور کے رات کے 9 بجے تھے۔ شب جمعہ تھی جب ابو رخصت ہوئے، تو اسی لمحے مجھے 2 دن سے دھڑکن نہیں مل رہی تھی۔ میں نے اپنے سسر کا شکریہ ادا کیا کہ 2 روز یہ خبر مخفی رکھنے کے لیے انہوں نے مزید 2 روز مجھے احساس یتیمی سے بچائے رکھا۔ اس حالت میں کہ میرے آپریشن سے ڈرین پائپ لگا ہوا تھا، میں اپنے والد سے ملنے گئی۔ وہ میرون تابوت میں سفید کفن میں محو استراحت تھے۔ مجھے لگا کہ وہ پلکیں چھپک رہے ہیں، لیکن جب انہیں ہاتھ سے چھوا تو سخت سرد اور بے جان موت نے مجھے ٹچ کیا اور مجھے ابو کے چلے جانے کا یقین آ گیا۔ میرے دل کا قبرستان آباد ہو گیا۔ اس رات ابو گھر پر رہے اور میں ابو کے کمرے میں ان کی یادیں اکٹھی کرتی رہی۔ ان کے ٹوتھ پکس، ان کی ہینڈ بیل کا بٹن، ان کا ایشٹرے اور ان کی سگریٹ کی ڈبیا میں موجود آخری سگریٹ، یہ خزانہ میرے پاس ہے۔ ابو کی رخصت کے چند ماہ بعد 17 اپریل 2010 رات 2 بجے کے قریب میں ایک ڈائجسٹ پڑھ رہی تھی تو امیر خسرو رحمۃ اللہ کا یہ مکمل کلام مجھے ملا جو ابو نے دم رخصت مجھے سنایا تھا۔ اسے ڈائری میں لکھ رکھا ہے۔ ڈائری کا یہ صفحہ میں کبھی خشک آنکھوں کے ساتھ نہیں پڑھ پائی۔ مجدہ سنا ہے کہ آج رات وہ آئے گا، میرا سر ان راہوں میں قربان ہو جن سے تیری سواری گزرے گی۔